आज इस कक्षा में एकादश भाव का विचार करना है, जो कुंडली का 11वां भाव है, जिससे हम लाभ देखते हैं, आय के साधन देखते हैं, आय की स्थिति देखते हैं और बड़े भाई बहनों का और पिता के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। इस भाव का स्थिर कारक बृहस्पति है। यह दशम से द्वितीय है, तो हमारे रोजगार से कमाए हुए लाभ, आमदनी, आय का कारक भाव यही है। 12वें भाव से 12वां भाव है, तो गुप्त शत्रुओं के लिए व्यय का भाव है, हानि का भाव है, बंधन का भाव है। द्वितीय भाव जो हमारा कुटुंब भाव है, उससे यह दशम है, तो कुटुंब की मान प्रतिष्ठा, यश, सम्मान, कुटुंब की सामूहिक आजीविका विचार एकादश भाव से करें। तृतीय भाव से 9वां भाव है, तो छोटे भाई बहनों की छोटी छोटी यात्राएं, उनका पराक्रम, उनका भाग्य, उनकी धार्मिक गतिविधियां, विदेशी लोगों से संपर्क, लाभ या हानि, इसका विचार एकादश भाव से होता है। चतुर्थ भाव से 8वां भाव है, तो माता, गृह, वाहन आदि की आयु और उपलब्धता का विचार लाभ भाव से करते हैं। 5वां भाव से 7वां है, तो पुत्रवधू या दामाद, और 5वां भाव के लिए मारक भाव भी बनता है। 6वां भाव, 6वें भाव से 6वां भाव है, तो रोगात रोग भाव और मामा पक्ष के शत्रुओं का विचार, रोग और ऋण का विचार एकादश भाव से होता है। 7वां भाव से 5वां भाव है, तो संतान के संबंध में इसका विचार करते हैं, क्योंकि जीवन साथी से 5वां भाव है और जीवन साथी के ज्ञान, विद्या, बुद्धि, कौशल, कल्पनाशीलता का विचार एकादश से करते हैं। इसी तरह 9वां से तृतीय है, तो पिता के छोटे भाई बहनों का, पिता के पराक्रम का, पिता के छोटी छोटी यात्राओं का। 8वां से चतुर्थ है, तो गुप्त निवास, गुप्त आवास और आराधना स्थल आदि का विचार इसी भाव से करते हैं। अब यदि लाभेश अपने भाव में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो जातक को अनेक प्रकार से अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि वह नीच हो, अस्त हो, 6, 8, 12 में हो, पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, तो लाभ में कमी रहती है। लाभेश और द्वितीयेश, इन दोनों में यदि स्थान परिवर्तन होता है, ऐसे जातक को विवाह उपरांत सतत और निरंतर लाभ की स्थिति बन जाती है। लाभेश धन भाव में हो और धन भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी गुरु से केंद्र में हो, तो अभी सहज, सतत और निरंतर लाभ के योग बनते हैं। लाभेश तृतीय भाव में हो और लाभ भाव में स्वग्रह हो, तो जातक अपने परिश्रम से, अपने साहस पराक्रम से
अपनी बुद्धि कौशल से उत्तम लाभ के योग बनाता है, ऐसे व्यक्ति को सेल्फ मेड पर्सन भी कह सकते हैं कि वह अपना निर्णय खुद करता है और अपने भाग्य को खुद परिवर्तित करता है। लाभेश केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह के साथ बैठा हो अथवा लाभ स्थान में गुरु के साथ बैठा हो तो लाभ के लिए अत्यंत श्रेष्ठ योग कहलाता है। इसी तरह से लाभ भाव में बृहस्पति जो कारक भाव, इस भाव का कारक है, और उससे लाभ भाव में अर्थात 9वें भाव में शुक्र और धन भाव में चंद्रमा हो तो भी श्रेष्ठ लाभ का योग बनता है। अर्थात एकादश में गुरु, नवम में शुक्र और द्वितीय में चंद्रमा श्रेष्ठ लाभ का योग बनाता है। गुरु, बुध और चंद्रमा 11वें से 11वें भाव में हो अर्थात नवम भाव में हो तो धन धान्य रत्न आभूषण और सौभाग्य की अच्छी प्राप्ति होती है। एकादश भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी, इन दोनों में स्थान परिवर्तन हो अथवा राहु, सूर्य, शनि और मंगल ये लाभ स्थान में हो तो भी जातक को अच्छे लाभ की प्राप्तियां होती हैं। यदि तृतीयेश और लाभेश में स्थान परिवर्तन हो तो छोटे भाई बंधुओं के सहयोग के द्वारा ऐसा जातक हर क्षेत्र में अच्छा सुख, सहयोग, समृद्धि, धन धान्य और लाभ की प्राप्ति करता है। लेकिन लाभेश यदि कमजोर हो, षडवर्ग में कमजोर हो, षडबल में कमजोर हो, अस्त होकर बैठा हो, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, 6-8 12 के त्रिक स्थान में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो लाभ में कमी या बाधा रहती है और ऐसे व्यक्ति को बार बार कार्य बदलने पड़ते हैं, कार्यों में हानि होती है और फिर भी वह अपना अच्छा लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। लाभ से लाभ भाव में शुभ ग्रह का होना और गुरु से लाभ भाव में भी शुभ ग्रह का होना जातक शुभ कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छा लाभ प्राप्त करता है। लाभ भाव से लाभ भाव में अर्थात 9वें भाव में यदि कोई पापक ग्रह हो और गुरु से भी 11वें भाव में पापक ग्रह हो तो ऐसे जातक के कर्म या लाभ की प्राप्ति के साधन अनैतिक भी हो सकते हैं। लाभ भाव का स्वामी, लाभ भाव की स्थिति, गुरु की स्थिति और गुरु से लाभ भाव चारों की स्थिति देखें। इसके बाद कारक बृहस्पति पर अर्गला और लाभ भाव पर अर्गला और प्रतिबंधक अर्गला और शुभ अथवा अशुभ ग्रहों की दृष्टियां का विचार करने के बाद लाभ की अच्छी स्थिति या खराब स्थिति, उत्तम स्थिति होगी या मध्यम स्थिति होगी, कैसे कार्यों से लाभ होगा। लाभेश जिसके नक्षत्र में बैठेगा, जिसकी राशि में बैठेगा, उस ग्रह से संबंधित और जिस ग्रह के साथ बैठेगा या जिस ग्रह की दृष्टि में होगा, उन ग्रहों से संबंधित कार्यों में उसे अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। इस तरह हम एकादश भाव का विचार करते हैं। एकादश भाव त्रिसराय भावों में जो 3, 6 और 11 पापी भाव बताए गए हैं, इनके स्वामी की दशा जब आती है तो सामान्यतः वह व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं होती है। अंतर्दशा भी यदि किसी पापक ग्रह की दशा में आती है तो वह भी शुभ फलदायी नहीं होती है। लाभ भाव के स्वामी की दशा में लाभ तो अच्छा होगा
लेकिन अन्य कार्यों में, स्वास्थ्य में, विवाद में पड़ना, इस तरह की अशुभ योग इस ग्रह की दशा में बनते हैं। चर लगन के लिए यह बाधक भाव बनता है। तो यदि इसका स्वामी अपने घर से छठे, 8वें और 12वें भाव में हो, अर्थात चतुर्थ में बैठी या छठवें भाव में बैठी या 10वें भाव में बैठी, तो वह बाधकेश का कार्य अधिक करता है। अपनी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर में बाधक बनकर कार्यों में बाधा देता है, कार्यों को रोकता है। तो चर लगन में ये भाव बाधक बनता है, इसका भी हम विचार करते हैं। स्थिर लगन में 9वें भाव का स्वामी बाधक होता है और द्विष भाव लगन में 7वें भाव का स्वामी बाधक होता है। तो किसी भाव का विचार करते समय हम बाधक का और बाधकेश का भी विचार करते हैं। कुछ ज्योतिषकारों का तो कहना यहां तक है कि चर राशि किसी भाव में पड़ती हो, उससे 11वां भाव उसका बाधक होता है। स्थिर राशि किसी भाव में हो तो उस भाव के लिए उस राशि से 9वें भाव में जो राशि बनती है वो बाधक होती है, और द्विष भाव राशि के लिए 7वें भाव की राशि बाधक होती है। तो लगन के साथ साथ कुछ ज्योतिषकारों का कहना है कि हर भाव के लिए हम बाधक का विचार कर सकते हैं, और बाधक भाव का स्वामी यदि अपने भाव से, बाधक भाव से छठे, 8वें या 12वें अर्थात तृतीय स्थान में स्थित है तो वह अधिक बाधक हो जाता है।